हेलो, वेलकम टू ऑल संदीप सर क्लासेस। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक है पॉलिटी का। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो कि नोट्स लगे हुए हैं डिस्प्ले पे, तो मैं इसको पॉइंट्स को समझाता आता हूँ, आप ध्यान से सुनते आना। और हाँ, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, उसका लिंक मैं नीचे सेंड कर दूँगा। देखो, ये इतने इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक चीज़ समझना, पार्लियामेंट, तो आप कई बार पढ़ते भी हो कि पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट में जैसा आप सब लोग जानते हो 3 चीज़ें आती है: लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ना तो लोकसभा के ना तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो होते क्या है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट एक इंटेग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट का। ध्यान रखना, क्योंकि आप जैसा जानते हो कि कभी भी कोई भी बिल पास होता है लोकसभा राज्यसभा से, तो विदाउट प्रेसिडेंट के साइन के बगैर वो एक्ट में तब्दील नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अब पॉइंट आता है कि पार्लियामेंट जो टॉपिक है ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा था। जैसा आप देख पा रहे हो नोट्स में कि आर्टिकल 79 से लेके 122, ये जरा मिस्टेक हो गया, जीरो यहाँ लिखा हुआ, 122 तक आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर डील करते हैं। ठीक, अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, पार्लियामेंट जो है कई बार पूछ लेता है कि ये पार्ट किस पार्ट में लिखा गया है। तो पार्ट है आपका 5। क्या है? पार्ट 5 में लिखा गया है। अब याद रखना, पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है वो 79 है। फिर लोकसभा जो है वो हमारा 80 है और राज्यसभा जो है हमारा आर्टिकल 81 है। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 आर्टिकल आप ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसा आप नोट देख पा रहे हो कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होता है और राज्यसभा होते हैं। फिर क्या कह रहा है, लोकसभा को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना, लोकसभा को हम फर्स्ट चैम्बर के नाम से जानते हैं, यहाँ लिख रखा है फर्स्ट चैम्बर। फिर हम हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जानते हैं लोकसभा को, नॉन परमानेंट हाउस के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो राज्यसभा है, हम राज्यसभा को किस किस नाम से जानते हैं? तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, इसको सेकंड चैम्बर ऑफ द हाउस के नाम से भी जानते हैं, ये परमानेंट हाउस भी है। तो याद रखना, किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में इनके नाम के बारे में पूछ लेता है कि इसको किस किस नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं राज्यसभा के, सबसे पहले तो यहाँ पे सारे नोट्स में दे रखे हैं, मैं आपको डिटेल में समझाता चलाता हूँ, बस ध्यान से सुनते चले ना। राज्यसभा अगर मैं बात करूं तो टोटल जो मेंबर होते हैं वो 250 होते हैं। कितने होते हैं? मैक्सिमम 250 होते हैं, ध्यान रखना। अब 250 का बाइफर्केशन ये है कि 238 आते हैं आपके कहाँ से? स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, यूटी से। और 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि जो यूटी होता है वो यूटी से सिर्फ 2 यूटी आता है, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर कभी पेपर में पूछे कि एट प्रेजेंट कितना राज्यसभा मेंबर है, तो 245 है। कितने हैं? 245। और उसका बाइफर्केशन ये है कि 229 आता है स्टेट से, 4 आते हैं यूटी से और 12 मेंबर जो आते हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जो सीटों के बारे में बताया गया है वो ध्यान रखना। 4th शेड्यूल के अंदर हमारे जो टोटल शेड्यूल है 12 है, उसमें 4th शेड्यूल में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे की बात करेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। देन इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा का जो चुन के आते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे आम जनता वोट डाल करके एमपी नहीं चूज़ करती है। अब पॉइंट एक ये भी चीज़ ध्यान रखना कि जो अगर मैं बात करूँ राज्यसभा में मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल 6 ईयर के लिए होता है। कितने टाइम के लिए होता है? 6 ईयर के लिए। और ये भी चीज़ ध्यान रखना कि हर 2 ईयर पे, हर 2 साल पे 1/3 रिटायर्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी पॉइंट थे राज्यसभा से, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिया। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि राज्यसभा के अंदर जो बैठते हैं वो चेयरमैन बैठते हैं। और याद रखना, कोई भी पूछ ले कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरमैन होते हैं। इसको कई जगह दिया आता है एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन। अभी एट प्रेजेंट हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी चेंज हुए हैं। इससे पहले वेंकैया नायडू थे, लेकिन अभी कौन है? जगदीश धनखड़ अभी नए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने। और ये भी ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट्स कि उनका जो है वो 14वें नंबर के बने हैं। अभी जब से इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट जी हैं तो उनका पोजीशन क्या है? 14।
मैंने कई बार पढ़ाने के दौरान कोशिश करी है कि आपको सब्जेक्ट को करंट अफेयर के साथ जोड़ने की कोशिश करूं। तो हमेशा जो तैयारी करने का तरीका होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ो तो उसके आसपास की जो भी चीज़ें करंट अफेयर है उसको साथ में लेके कवर करते हुए चलो। तो जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो चेयरपर्सन के नीचे होता है कि डिप्टी चेयरमैन, तो ध्यान रखना ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अभी हाँ प्रेजेंट में कौन है डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम। ये सारी चीज़ें पढ़ा दी, आप इसको देख लें नोट्स को। अब आते हैं हम थोड़ा लोकसभा के बारे में बात कर लें। लोकसभा में सारे नाम मैंने बता दिए किस किस नाम से जाना आता है। अब इसका थोड़ा सा वो चीज़ समझना, टोटल जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 है, ध्यान रखना। और इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि कौन कितने मेंबर आते हैं तो 552 का हिसाब किताब ये है कि 530 जो आते हैं सर वो स्टेट से आते हैं, 20 जो आता है वो आते हैं आपके यूटी से, और 2 आते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। इस चीज़ का ध्यान रखना, अभी हाल ही में एक साल पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी पार्लियामेंट में बिल पास करके हटा दिया गया है 2020 से। तो ध्यान रखना, अब अगर हम कहें कि 552 मैक्सिमम थे तो 2 अगर हट जाएंगे तो 550 कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, भूलना नहीं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का हटाने के पीछे कारण ये दिया गवर्नमेंट ने कि जो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब देश आज़ाद हुआ था तो जो अंग्रेज़ लोग थे जिन्होंने इंडियन के साथ शादी करी तो उसकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी था। तो अब हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो अब उनकी जो तादाद है बहुत कम हो गई है, तो उसके लिए अलग से कोई रखा नहीं गया सीट्स, ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए आम जो एमपीज़ है वही उस पर डिस्कस कर लेंगे, इसीलिए इसको हटा दिया गया। अब एक पॉइंट ये भी याद रखना, अगर एट प्रेजेंट पूछता है कि लोकसभा में कितने मेंबर हैं तो 545 है, ये भी याद रखना, ये भी 2 कम हो जाएंगे क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इसके अंदर से हट जाएगी। ठीक, अब एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो पेपर में आता ही आता है कई बार, कि ये बताओ कि जो वोटिंग एज हुआ करती थी पहले 21 साल हुआ करती थी, अब इसको घटा करके कर दिया गया 18 साल। तो पूछता ये है क्वेश्चन कि किस अमेंडमेंट से कराया गया, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 से करा गया। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक का जितना भी पढ़ा है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा कि सर ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है। देखो क्योंकि जो राज्यसभा परमानेंट होता है तो वो कभी डिज़ोल्व नहीं होता, और अभी मैंने बताया कि हर 2 साल पे 1/3 मेंबर क्या होते हैं, ऑटोमेटिक रिटायर हो जाते हैं। लेकिन मैं यहीं अगर मैं बात करूं कि सर राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्या एज चाहिए, तो 30 साल चाहिए, याद रखना। और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए, 25 साल। एक बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आप इसको इस तरीके से भी याद रखना कि राज्यसभा परमानेंट होता है, डिज़ोल्व नहीं होता, इसलिए इसकी एज क्या है, ज़्यादा है 30 साल, और दूसरों के साथ क्या है 25 है। ठीक है, चलो अब पॉइंट ये आता है कि सर वो कौन से ग्राउंड है जिसके बेसिस पे हम उसको क्वालिफ़िकेशन या डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो देखो, तो क्वालिफ़िकेशन तो बता दिया कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 होना चाहिए, और वो अब अच्छा एक चीज़ समझना, डिस्क्वालीफाई का ग्राउंड क्या है, 3 ग्राउंड है, ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। पहला ग्राउंड है कि नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड हो जाएगा तभी भी उसको कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो वो एमपी पद से हट जाएगा। और तीसरा पॉइंट है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब है अगर मान लो किसी ने बहुत पैसा कर्ज ले लिया और वो चुका नहीं पा रहा तो उसको बोलते हैं कि इंसॉल्वेंट। तो ध्यान रखना, ये 3 ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन के। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट्स में जैसा दिख रहा है कि एक वर्ड दे रखा है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप क्या होता है कि एक चीज़ ध्यान रखना, एक व्यक्ति दोनों हाउस का मेंबर नहीं बन सकता। मतलब एक ही व्यक्ति चाहे कि वो राज्यसभा का ही मेंबर बन जाए और लोकसभा का, ये कभी हो नहीं सकता। अगर एक जगह का बनता है तो दूसरी एक सीट उसको वैकेंट करनी पड़ेगी। इसी के बारे में ये कहानी दे रखी है। और अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ, ध्यान रखना, अब आ जाओ यहाँ पर, अगर कोई भी मेंबर बोले तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर विदाउट इन्फॉर्म करे हुए लगातार 60 दिन तक अब्सेंट रहता है तो उसको हम हटा देते हैं। तो यही लिख रखा है, अ हाउस कैन डिक्लेयर अ मेंबर वैकेंट, उसकी सीट खाली मान ली जाएगी एब्सेंट, अगर वो एब्सेंट रहता है विदाउट गिविंग अ परमिशन, मतलब अगर इजाज़त लिए हुए एब्सेंट रहता है 60 दिन से ज़्यादा तो उसको हम हटा हुआ मानेंगे। तो ये कई बार पेपर एसएससी में पूछा गया, इस चीज़ का ध्यान रखना। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करूं तो ध्यान रखना, जैसा आप सब लोग जानते हो कि जो लोकसभा के अंदर बैठते हैं वो बैठते हैं स्पीकर,
और एट प्रेजेंट याद रखना हमारी जो लोकसभा चल रही है वो 17वें नंबर की चल रही है लोकसभा, ठीक है। और इसके जो स्पीकर हैं वो है ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी। अब यहाँ पे दे भी रखा है कि कभी भी अगर यहाँ पे दे रखा है कि स्पीकर ऑफर इज रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर, कल को अगर स्पीकर जनरली जब तक सरकार रहती है तब तक स्पीकर बना रहता है, तो अगर कभी उसको जल्दी रेजिग्नेशन देना हो तो अपने पद से हट भी सकता है। किसको सौंपेगा? डिप्टी स्पीकर को अपना रिमूवल भेज देगा, ठीक है। ओनली अच्छा, उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर कि सर कई बार क्या होता है कि जब कोई बिल जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट बता दूँ कि एक आएगा कॉन्सेप्ट जॉइंट सिटिंग का। किसका आएगा? जॉइंट सिटिंग का। तो याद रखना जॉइंट सिटिंग क्या होता है, अगर कोई बिल जैसे लोकसभा और राज्यसभा कोई देश के लिए बिल इम्पॉर्टेंट है और वो बिल डेड अटक गया है कुछ पॉइंट की वजह से, तो होता क्या है कि प्रेसिडेंट जी एक जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं अंडर आर्टिकल 108। उसके अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है और उस बिल के ऊपर डिस्कशन करके वो पास करवाया जाता है। तो कई बार पूछा जाता है आर्टिकल नंबर जॉइंट सिटिंग का क्या है? 108। क्या है? 108। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और हाँ, प्लीज़ इसको एक बार नोट्स को आप देख लोगे, पढ़ लोगे, और अगर मेरी वॉइस को ध्यान से सुन करके भी नोट्स बना लोगे तो सफिशेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, एक वर्ड आता है कोरम, कहीं होगा आगे नोट्स में। कोरम, कोरम क्या होता है याद रखना। कोरम होता है कि अगर किसी हाउस को चलाने के लिए कितने मेंबर प्रेजेंट चाहिए, तो 1/10 मेंबर प्रेजेंट चाहिए तभी हाउस चलता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो वही चीज़ दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब पॉइंट समझना आगे। अगर सर को पेपर में कभी ये पूछ ले कि फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर कौन था, तो GV मालवंकर। याद रखना गणेश वासुदेव मालवंकर है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि फर्स्ट वुमेन लोकसभा की स्पीकर कौन थी, तो याद रखना मीरा कुमारी। मीरा कुमारी, कुमारी नहीं है, कुमार है। मीरा कुमार द फर्स्ट वुमेन ऑफ लोकसभा स्पीकर। और अगर सेकंड पूछ ले तो याद रखना सुमित्रा महाजन जी है, ठीक है। तो ये 2 वुमेन है जो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे दे भी रखा है 7 नंबर पॉइंट पे कि लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा बीइंग बलराम झक्खर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट स्पीकर ये रह चुके हैं। एक वर्ड आएगा प्यारे स्टूडेंट्स, प्रोटेम। ये क्या होता है? एक चीज़ ध्यान रखना, ये कहा गया है कि प्रोटेम क्या होता है कि ये अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं लास्ट लोकसभा का, याद रखना लास्ट लोकसभा का जो ओल्डेस्ट मेंबर है उसको कुछ समय के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है जब तक कि कोई नई लोकसभा नहीं आ रही। जैसे एग्जांपल समझो कि 2024 में नया चुनाव होने वाला है, ठीक है। अब चुनाव होने वाला तो पिछला वाला तो ख़त्म हो गया होगा, तो उसमें से एक सीनियर को चुन करके क्या कर दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है जब तक कि नई लोकसभा नहीं आ रही, तो उसको बोलते हैं प्रोटेम। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। याद रखना अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है कि भाई एक चीज़ ध्यान रखना, स्पीकर देखो लिख रखा है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑल्सो इलेक्टेड बाय लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम द अमंग्स इट्स मेंबर में से ही चुना जाता है। ध्यान रखना डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर इज फिक्स बाय द स्पीकर। कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। द रिमूवल इज़ द सेम एज स्पीकर। अगर कल को इसको हटाना हो तो हटाने की प्रक्रिया सेम होती है जैसे स्पीकर को हटाया जाता है। उसमें लिखा गया है कि 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है, और ठीक है ये सारी कहानी इसके अंदर दे रखी है। अगर कई बार पूछ ले कि फ़र्स्ट जो है, ये बहुत बार SSC में पूछा गया है कि फ़र्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना बट ये नाम दे रखा है, इसको देख लेना, ठीक है। ये नगर करके दे रखा है इसमें। देन इसके बाद याद रखना सेशन कितने होते हैं पार्लियामेंट में। टोटल 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। इसका टाइम भी याद रखना। और हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है, गैप जो होता है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पे बता भी दिया ऑलरेडी आपको। कोरम यहाँ पे बता भी दिया कि मैक्सिमम 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये भी बता दिया कि भाई ये वाला पॉइंट हो गया कोरम वाला जो मैंने अभी बताया था कि भाई 545 लोकसभा में तो 1/10 निकाल लोगे तो 55 मेंबर कम से कम लोकसभा से होने चाहिए और 25 मेंबर कम से कम राज्यसभा से होने चाहिए। क्योंकि आपको पता है 8% राज्यसभा के मेंबर है इतने 245। अगर इसका 1/10 निकालेंगे तो 24.5 आएगा। तो हम लोगों को तो पॉइंट से कट नहीं कर सकते, तो हम राउंड फिगर में 25 ले लेते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखना है।
एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू स्पीक एंड टेक अ पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस और एनी जॉइंट सिटिंग बोथ द हाउस। ठीक है, याद रखना यहाँ पे अटॉर्नी जनरल अभी हाल ही में न्यूज़ में चल रहे थे, तो ये आपका काम है। अभी बता दूँ कि के वेणुगोपाल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो न्यू अपॉइंटमेंट होने वाली है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वो व्यक्ति का नाम क्या है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे एक दे रखा है लैम डक सेशन। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। लैम LAME लैम डक सेशन क्या होता है, याद रखना। जब भी लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड, मतलब ये कह रहा है लैम डक सेशन क्या होता है, रेफर टू द लास्ट सेशन, जो लास्ट सेशन होता है लोकसभा का, ठीक है, एग्जिस्टिंग। तो आफ्टर अ न्यू लोकसभा इज़ इलेक्टेड, मतलब जो नई लोकसभा चुनी जा रही है और लास्ट सेशन के बीच में जो है ये है लैम डक सेशन, उसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम बात करें अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे क्वेश्चन आवर क्या होता है, जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है तो पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर होता है, वो क्वेश्चन आवर होता है। उसके बाद जो होता है स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दे भी रखा है कि जब हम क्वेश्चन आंसर जो पूछ रहे हैं, ओरल आंसर कर रहे हैं, तो उसके साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी फॉलोड, तो याद रखना ये दे रखा है। उसके बाद अनस्टार्ट क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है कि जिसका हम रिक्वायर्ड जो होता है वो रिटर्न आंसर देना पड़ता है, ध्यान रखना, और उसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं होते। एक होता है पैराशूट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये क्या होता है कि वो होता है जो लेस देन 10 डेज़ के अंदर आपको ओरली आंसर देना होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और बाकी चीज़ें यहाँ पे समझा रखी है कि जीरो आवर क्या है, कि भाई आपका क्वेश्चन आवर के बाद, और मतलब लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम इमीडिएटली द क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर के बाद ही स्टार्ट होता है आपका जीरो आवर। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, कई लोग यहाँ पे दे भी रखा है टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर और एजेंडा आवर। टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर और एजेंडा आवर इज़ नोन एज जीरो आवर। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद एडजमेंट मोशन दे रखा है। पार्लियामेंट ड्रॉ अटेंशन ऑफ हाउस ऑफ डिफाइंड मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट नीड टू सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर एडमिट राज्यसभा इज़ नॉट परमिट टू मेक द डिवाइस। मतलब एडजमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसा आप सब लोग आगे चल के पढ़ाऊँगा भी कि भाई आर्टिकल्स 75 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि वो किसके प्रति जवाबदेह है, तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और जब तक लोकसभा में कॉन्फिडेंस है तब तक सरकार रहती है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अब पॉइंट आता है आगे इसके अंदर कि सर कुछ पॉइंट्स इस पर ध्यान रखना कि पहले ना देखो, ध्यान रखना कि जॉइंट सेटिंग बता दिया, इसमें कुछ वर्ड है बजट के बारे में दे रखा है। आपको यह याद रखना है कि बजट वर्ड जो है ना हमारे संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, बट आर्टिकल 112 के अंदर मेंशन है। ठीक है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान रखना, यही क्वेश्चन दे रखा है। बजट ऐसे कहीं पे मेंशन नहीं है, उसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये भी याद रखना, पहले रेल बजट सेपरेट पास होता था 1921 के अंदर, और किसने कमेटी ने दिया था रिकमेंडेशन, एकवर्थ कमेटी ने दिया था। ठीक है, और फ्रॉम 2017 रेलवे बजट को फाइनेंशियल बजट से मर्ज कर दिया गया है। और ये भी ध्यान रखना, अब जो बजट पेश होता है वो 1 फरवरी को होता है, पहले फरवरी के लास्ट वाले दिन होता था बजट पेश, ध्यान रखना। यहाँ पे बाकी कुछ कमेटीज़ के नाम दे रखे हैं, कमेटी के लिए मैं अलग से पढ़ा दूँगा आपको टॉपिक। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर इस चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और इसी तरीके से मैं पॉलिटी वाला सेक्शन को कंटिन्यू रखूँगा और डेली बेसिस में कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहूँगा, और आप इसको अच्छे से एंजॉय करें और अच्छे से नोट्स बना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।